हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले आर्हेनियस इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन थ्योरी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से डिसोसिएट होता है, ठीक है। उसके डिसोसिएट होने के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होता है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स हैं, पहले ही मैं बताया था, यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जिसके कुछ लिमिटेशंस भी है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और डिसोसिएशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इन सब पे भी एकदम बिल्कुल डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेगा, बहुत कुछ यहाँ पे नया चीज़ आप लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए सबका क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट देखिए, एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वाटर ब्रेक्स अप इनटू टू टाइप्स ऑफ आयंस। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपको वाटर में डिसॉल्व होगा तो दो तरीके का आयंस में टूटेगा। और वो कौन कौन सा आयंस हो सकता है, पॉजिटिव आयन हो सकता है, नेगेटिव आयंस हो सकता है। पॉजिटिव आयन को हम लोग बोला करते हैं कैटायन और नेगेटिव आयन को बोला करते हैं हम लोग जी एनायन बोला करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए आपका, जैसे NaCl है तो NaCl को अगर वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो वो आपका क्या होगा, Na+ में और Cl- में टूटेगा। यहाँ पे देखिए एक्वस लगाने का मतलब है कि ये Na+ के रूप में जो टूटेगा तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना, जिसको सॉल्वेट होना बोलते हैं, सॉल्वेट हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, Cl- जो एक्वस में जो दिख रहा है, ये कहने का सेंस आपका वाटर में पूरी तरह से सॉल्वेट हो जाएगा, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे उसी तरह देखिए आपका K2SO4 है, अगर मैं इसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया, आप यहाँ पे लगा दो वाटर, ठीक है, आप यहाँ पे वाटर लगा दो, ठीक है। तो वाटर में अगर मैं इसे डिसॉल्व कर दिया तो ये फिर से आपका क्या होगा, दो तरह की आयंस में कन्वर्ट होगा आपका, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो ये फिर से एक्वस में आपका होगा, ये भी एक्वस में क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि आपका ये आयंस पूरी तरह आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ये भी आयंस पूरी तरह वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट यही था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो वो आपका दो तरीके का आयंस में टूट सकता है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% करेक्ट है, ये आपका क्या है, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आएगा। कुछ ऐसे भी आपका इलेक्ट्रोलाइट हैं जो मोल्टेन कंडीशन में भी डिसोसिएट हुआ करते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझिए कि आपका पोस्टुलेट्स का फर्स्ट पॉइंट था ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आपका क्या होगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस टू द ओरिजिनली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। कहने का सेंस आपका हो गया जी आपका द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कहने का सेंस आपका हो गया, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका क्या आपका हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसको बोलते हैं, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो अल्फा होता क्या है जी आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस बाय नंबर ऑफ ओरिजिनली टेकन मॉलिक्यूल्स। समझिए इस चीज़ को, ये क्या है आपका, जैसे मान लीजिए आप 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है ना, 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए और उसमें से क्या हुआ, 60 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया आयंस के रूप में। तो वहाँ पे आपका क्या हो गया कि 100 में से 60 मॉलिक्यूल्स टूटा है, तो अल्फा का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वहाँ पे कितना होगा, 60% होगा। तो वही 60% आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर बोल सकते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कहने का सेंस होता है टूटना, आयनाइजेशन कहने का सेंस होता है आपका आयंस में कन्वर्ट होना। तो दोनों बात आपका क्या है, बराबर ही है, आयंस में टूटना है ना। तो 100 मॉलिक्यूल है तो उसमें अगर 60 मॉलिक्यूल टूट गया है तो वहाँ पे आपका क्या है, 60/100 दैट इज 0.6 हुआ अल्फा का वैल्यू, ठीक है ना, क्लियर है। अगर 100 में से 98 मॉलिक्यूल्स टूट जाता है तो 98/100, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा जी, 0.98 मॉलिक्यूल्स होता है, सॉरी 0.98 अल्फा का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। तो आप इस अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू जो आपका होगा जी, अल्फा का वैल्यू वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, और आपका 1 की इक्वल कब हो सकता है, जब 100% डिसोसिएशन होगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ये आपका क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका अल्फा का वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब क्या है आपका 100% डिसोसिएशन, ठीक है ना, 100% डिसोसिएशन, एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए अल्फा का वैल्यू जितना ज़्यादा 1 से छोटा होगा उतना कम टूटेगा। अब जैसे मान लीजिए कि 100 में से 2 मॉलिक्यूल ही टूट रहा है तो 2/100 मतलब 0.02% आपका हो गया ना, ठीक है ना। तो यही तो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अल्फा का वैल्यू 1 से जितना ज़्यादा छोटा है उतना ज़्यादा टूटने का टेंडेंसी कम होगा। तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि अल्फा का वैल्यू डिसाइड करता है कि कौन सा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा टूटेगा और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम टूटेगा। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर अल्फा का वैल्यू 1 के क्लोजर में होगा तो ऐसे कंडीशन में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अल्फा का वैल्यू 1 से काफी छोटा होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे जी, हम लोग उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। क्लियर है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दो तरीके का बात आपका हो गया,
ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू लोअर रहेगा, है ना, डाउनवर्ड एरो में सबका लोअर, तो ऐसे कंडीशन में आप बोल सकते हैं जब का ये वीक इलेक्ट्रोलाइट बताएगा, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट बताएगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अल्फा क्या होगा आपका फार फार लेस देन 1, ठीक है ना, अल्फा आपका क्या होगा फार फार लेस देन 1। बट अगर अल्फा का वैल्यू क्या आपका होगा जी, अल्फा का वैल्यू क्या होगा आपका 1 के काफ़ी क्लोज में होगा, ठीक है ना, अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1, ठीक है ना, तो क्या आपका होगा ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, है ना। कैसे जी, तो आप एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ फिर मैं एग्जांपल में देखिए आपका, जैसे आपके पास HCN है, ठीक है ना, आपके पास HCN है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो कोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है ना, वाटर में अगर आप डिसॉल्व कराते हैं तो उसका डिसोसिएशन काफ़ी कम होगा, तो ऐसे कंडीशन में इसके लिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, फार फार लेस देन 1 होगा। तो ये आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो आपका हो गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया जी, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और अगर मैं इसकी बात कर लूँ, NaCl की बात कर लूँ, तो NaCl के केस में देख लीजिए, ये क्या होता है आपका आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड होगा तो आपका अल्फा का वैल्यू क्या होगा जी, आपका वेरी क्लोज, अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1। अब देखिए 1 के इक्वल में बहुत कम ही होता है, बहुत कम कंडीशन होगा जहाँ पे आपका क्या होगा 1 के इक्वल में होगा, और ये डिपेंड करता है डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर मोर डाइल्यूशन रहेगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना जाएगा, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कंडीशन में इसका डिसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे आपको एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं कि 100 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो 100 में से लगभग आपका 95, 96, 97 ऐसे करके मॉलिक्यूल टूट सकता है। बट इन सब कंडीशन में क्या होगा आपका, इन सब कंडीशन में 100 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 2 या 3 मॉलिक्यूल जाकर के टूटता है, ठीक है ना। तो यही बात आपका होता है, यही डिफरेंसेस होता है, ठीक है, क्लियर है आपका। चलिए इसको नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट्स के आपका एक थर्ड पॉइंट है आपका, देख लीजिएगा ध्यान से। ये थर्ड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, आयंस present in the solution have tendency to reunite and form neutral molecules, thus a dynamic equilibrium stage existing between the molecules and ions। देखिए आपका क्या होगा, आयंस के पास रीयूनाइट करने का टेंडेंसी होता है, मतलब खुद से आपस में जुड़ करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने का टेंडेंसी होता है। जैसे एग्जांपल में समझिए इस चीज़ को, अगर कोई AB आपका कोई आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये टूटेगा A+ में और B- में टूटेगा। अब फिर से आपका क्या होगा, ये A+ और B- कन्वर्ट होकर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आपका बदल जाएगा, मतलब कंबाइन करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका ये हाफ फॉरवर्ड एरो आपका बता रहा है क्या, कि इससे इसमें कन्वर्सन हो रहा है, और आपका हाफ बैकवर्ड एरो क्या बता रहा है आपका जी, कि इससे इसमें कन्वर्सन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे K है, ये K क्या है आपका जी, वो आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट है। तो ये इस आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ बाई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- और डिवाइडेड बाय आपका ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB। क्लियर है आपका यहाँ पे। और ये बिल्कुल उसी तरह इसको बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पे बोला था, जहाँ पे रिएक्शन होता था, केमिकल रिएक्शन हुआ करता था, ठीक है ना। आप केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल देंगे। एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है। अब यहाँ पे समझिए, ये आपका क्या होगा, K का वैल्यू डिसाइड करेगा कि ये आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो एक्चुअली आपका वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब K का वैल्यू डिसाइड करेगा। अब कैसे डिसाइड करेगा समझिए इस चीज को, इस K का वैल्यू, ये K का वैल्यू जो होगा किस किस बातों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये A+ एंड B- के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, A+ एंड B- के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब सोचिए अगर A+ एंड B- का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर होगा, तो ये कब हो सकता है जी, जब इसका मैक्सिमम अमाउंट इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। A+ एंड B- का कॉन्सेंट्रेशन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है इस बातों पे कि ये कितना ज्यादा टूट रहा है। अगर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल इसका लिए थे और इसका आपका लगभग 90 मॉलिक्यूल टूट चुका है, तो ये भी 90 आपका रहेगा, और यहाँ पे ये 10 रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा टूटेगा ना, तो बहुत ज्यादा टूटेगा तो फिर प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे कंडीशन में K का वैल्यू हायर मिलेगा। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ केस लेते हैं जिसमें AB का मात्र 60 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, तो ऐसे कंडीशन में ये 60 तो 60 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे नीचे 40, तो सेकंड वाला केस आपका फर्स्ट वाले केस से कम पड़ गया ना, तो ऐसे कंडीशन में आप K का वैल्यू आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा।
तो ज़्यादा डिसोसिएशन में इस के का वैल्यू हायर होगा एंड कम डिसोसिएशन में इसके आपका क्या के का वैल्यू आपका क्या होगा, लोअर होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो कहने का सेंस आपका हो गया, अगर के का वैल्यू हायर है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये आपका इंप्लाइज करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है। और अगर के का वैल्यू लोअर है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा जी, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट को। एकदम 100% क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, मैं इरेज पॉस्टुलेट से 4th नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉस्टुलेट है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन केटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड मींस आपका नेगेटिव पोल, एंड एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड, दैट इज आपका क्या होगा, पॉजिटिव पोल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है, और इन इक्विवेलेंट अमाउंट, इन बातों को मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है, इसको बाद बताऊंगा। यहाँ पे फिलहाल देखिए आपका क्या होगा कि अगर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, है ना, ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इससे मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा देता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रोड का रिक्वायरमेंट होगा जी, इलेक्ट्रोड के साथ साथ सेल का रिक्वायरमेंट होगा। तो इलेक्ट्रोड को आप डिप्ट कर दिए और सेल को कनेक्ट कर दिए, एक को आपका पॉजिटिव एंड के साथ, दूसरे को नेगेटिव एंड के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, ए बी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा दो पार्ट में टूटेगा, ए प्लस एंड बी माइनस के रूप में, ठीक है। टूट गया, अब टूट गया तो ए प्लस जो आपका होगा वो निगेटिव पोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोले हैं कैथोड, और आपका क्या होगा, बी माइनस जो होगा वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर हो गया, मूव करने वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात समझिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इक्विवेलेंट अमाउंट। इक्विवेलेंट अमाउंट क्या इंप्लाइज कर रहा है जी आपका, समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा कि अगर ए प्लस और बी माइनस का आयन है, ठीक है ना, तो ए प्लस का एक आयन इस पे जाकर डिपोजिट होता है तो बी माइनस का भी एक आयन डिपोजिट होता है। समझ बात आ रही है ना आपका, क्या बोल रहे हैं आपका, ए प्लस का एक आयन डिपोजिट होता है इस पे जाकर के, तो एट द सेम टाइम बी माइनस का एक आयन डिपोजिट हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ केस ऐसा है, जैसे CaCl2 की बात मैं कर लूँ तो ये आपका डिपोजिट होगा किस तरह से, Ca2 प्लस के रूप में और 2Cl माइनस के रूप में। तो देखिए, तो अगर आपका क्या होगा, एक Ca2 प्लस जाकर के डिपोजिट होता है आपका किस पे, कैथोड पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 Cl माइनस को डिपोजिट होना पड़ेगा आपका एनोड पे। क्लियर है, वही चीज लिखा आपका इक्विवेलेंट अमाउंट। और ये कहने का सेंस आपका होगा कि इस तरह से डिपोजिट होगा कि जिससे कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो होगा ना आपका, वो फाइनली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, है ना, फाइनली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कहने का सेंस हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है ना, कहने का सेंस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, या फिर बोल सकते हैं कि टोटल नेट चार्ज जो होना चाहिए ना आपका इलेक्ट्रोलाइट का, ऑलवेज जीरो होना चाहिए। क्लियर है आपका, यही चीज आपका समझाया जा रहा है यहाँ पे कि अगर एक Ca2 प्लस जाता है तो 2 Cl माइनस जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन ले लेता हूँ, ठीक है, AlF3 की बात मैं कर लेता हूँ, तो ये आपका क्या होगा, Al3 प्लस और आपका 3F माइनस आपका होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये एक Al3 प्लस जाकर डिपोजिट होता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3F माइनस को एट द सेम टाइम जाकर के अपोजिट पोल पे डिपोजिट होना पड़ेगा। यही आपका चीज है, यही आपका क्या है, 4th पॉइंट है। क्लियर है, और इस तरह से डिपोजिट होने के साथ साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी आपका हमेशा ये मेंटेन रखेगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, कि एकदम क्लियर है। तो इस बात को मैं लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, और यही प्रोसेस तो इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है ना। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑलवेज मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या होगा, हमेशा मेंटेन रहेगा इलेक्ट्रोलाइट में। इसको जल्दी से नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की तरफ चलिए। नेक्स्ट आपका देखिए प्रॉपर्टीज, देखिए क्या आपका है, पोस्टुलेट्स आपका क्या है 5th नोट में, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज होगा वो उस इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, इन बातों पे डिपेंड करेगा। अब ये कैसे डिपेंड करता है तो इसको समझिए। अगर मान लीजिए कि आपको क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर H प्लस आयन का प्रेजेंस है ना, तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक का नेचर जो आपका हो जाएगा, जो नेचर की मैं बात कर लूँ तो वो नेचर आपका हो जाएगा एसिडिक, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका H प्लस आयन प्रेजेंट है तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका होगा जी, एसिडिक हो जाएगा। और अगर OH माइनस आयन प्रेजेंट है तो ऐसे कंडीशन में उसका जो नेचर हो जाएगा वो बेसिक नेचर होगा। तो ये तो क्या होता है ना आपकी फाइनली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद आपका डिपेंड करता है कि कौन सा आयन बचेगा, ठीक है ना। आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं इस चीज़ को, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो बताए थे, तो ऐसे कंडीशन में बताए थे। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए कि अगर मैं NaCl का, है ना, अगर मैं NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस
प्रोसेस कराता हूँ। तो इस कंडीशन में देख रहे थे कि सॉल्यूशन में क्या बचता था जी आपका, तो Na+ बच जाता था, ठीक है ना, OH- बच जाता था, ठीक है, सॉल्यूशन में आपका ये बच रहा था। और डिपॉजिट कौन हो जा रहा था आपका जी, तो H+ जाकर के डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है ना, और आपका Cl- जाकर के डिपॉजिट हो रहा था। तो देखिए सॉल्यूशन में आपका क्या हुआ, ये बचा रह गया, सॉल्यूशन में आपका क्या हुआ, ये बचा रह गया। तो ये आपका OH- का प्रेजेंस है, तो ये क्या बता रहा है आपका जी कि बेसिक नेचर आपका क्या होगा जी, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर होगा। एकदम क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है। इसको जल्दी से नोट करिए। फिफ्थ पोस्टुलेट्स को सिक्स्थ पोस्टुलेट्स की ओर मूव करते हैं। ये क्या बता रहा है आपका, the ions like molecules also affects on colligative properties। देखिए आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का जो पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझिए इस चीज को, ऐसा प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का जो पार्टिकल के या सॉल्यूशन के पार्टिकल में सॉल्यूशन में जो प्रेजेंस होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस पर डिपेंड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जिस तरह मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, सिमिलरली ये आपका आयंस भी जो होगा ना, इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस होगा वो भी क्या करेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा। और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होता है, तो यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे मैं कुछ लिख चुका हूं, देखिए आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, ठीक है ना, एलिवेटिंग इन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो ये सब आपका क्या होता है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो इन सबको अफेक्ट करेगा। अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहा है सॉल्यूशन में, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लोअर हो जाएगा। और भला क्यों ना हो, नंबर ऑफ आयंस क्यों ना इंक्रीज करे, तो क्यों ना आपका लोअर इन वेपर प्रेशर होगा। समझिए इस चीज को, जैसे मान लीजिए आपका क्या हुआ कि किसी सॉल्यूशन में पहले 100 मॉलिक्यूल्स था, अगर मैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, तो उससे जो हुआ आपका, वो मान लीजिए कि 40 मॉलिक्यूल टूट गया। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ कि वो आपका क्या था ना, इलेक्ट्रोलाइट जो था वो इस फॉर्म का था। तो एक टूटेगा तो दो में कन्वर्ट आपका होगा, है ना। एक अगर टूटता है, एक मॉलिक्यूल टूटता है तो दो आयंस में कन्वर्ट होता है, ऐसा कुछ बात है, ठीक है। तो यहां पे समझिए आपका क्या होगा कि 100 मॉलिक्यूल लिए थे और उसमें से 60 मॉलिक्यूल आपके पास बचा हुआ है, जैसा था वैसा ही है, और उसमें से 40 मॉलिक्यूल टूट चुका है, ठीक है ना। तो 40 मॉलिक्यूल टूटा है, तो नंबर ऑफ आयंस आपका कितना निकल के आएगा जी, 80 आएगा। और पहले से कितना था, 60 था। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आपका आ गया, 140 आ गया। तो 140 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका 140 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बढ़ने से ये आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बढ़ने से वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा वहां पे, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और स्टेबलिशिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका क्या होगा, सॉल्यूशन में स्टेबलिश्ड हो जाएगा। क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है। वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बेस्ट आपका बहुत अच्छी तरीके से मैं सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया हूं, तो वहां पे जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली वहां का पार्ट ही है, ठीक है। क्लियर है, बस मुझे ये बताना था कि आयंस किस तरह से वर्क करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखिए जो आपका सबसे लास्ट पोस्टुलेट्स है, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा तो ऐसे कंडीशन में समझ लेना है कि उसका कंडक्टिविटी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और कम होगा तो कम आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होगा। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात निकल करके आता है, क्या है वो बात, ठीक है, कि आपका क्या होगा, आयंस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो आपका क्या आयंस बिगर इन साइज है, तो उसको मूव करने, उसके मोबिलिटी कहने का ऐसे मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगा। तो मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगा तो ऐसे कंडीशन में उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। और अगर आयंस का साइज शॉर्टर है, ठीक है ना, शॉर्टर है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं आयंस का साइज शॉर्टर होने की, मतलब कहने का सेंस है कि पूरा हाइड्रेटेड कंडीशन को मिला करके, है ना, हाइड्रेटेड कंडीशन को मिला करके बात कर रहे हैं, मतलब एज अ होल बात कर रहे हैं। समझिए इस चीज को, आयंस होता है सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट किसी भी सॉल्वेंट में वो सॉल्वेट हो चुका होता है, सॉल्वेट हो चुका होता है। कहने का सेंस हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर Na+ सॉल्यूशन, Na+ अगर वाटर में डिजोल्व हुआ, तो ये चारों तरफ से क्या आपका होगा जी, H2O से घिरा रहेगा, चारों तरफ से H2O से घिरा रहेगा। तो अगर आप सॉल्वेशन में अगर आप आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, है ना, तो आपका क्या होगा वहां पे, ये आपको हाइड्रेशन रेडियाई लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम इस साइज की बात करते हैं, मतलब Na+ का साइज एक्चुअली ये था, बट ये आपका वाटर में डिजोल्व होने के बाद कुछ इस तरह का इसका क्या हुआ आपका जी, इतना बड़ा साइज बन गया, ठीक है ना। तो हम इस तरह के साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह के साइज की बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह में से जिसका साइज छोटा होगा
उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, और जिसका साइज बड़ा होगा उसका मूवमेंट आपका क्या होगा, कम होगा। आपको समझ में आ रहा है ना हम किस साइज की बात कर रहे हैं? हम प्योर आयनिक रेडियाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन, टोटल हाइड्रेशन रेडियाई, मतलब वो आपका हाइड्रेटेड या फिर सॉल्वेटेड हो जाने के बाद जो आयंस का साइज क्रिएट हुआ होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिगर रहेगा तो उसको मूव करने में दिक्कत होगा, मूव करने में दिक्कत होगा तो वहां पे कंडक्टिविटी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। और अगर शॉर्टर साइज रहेगा तो उसका क्या होगा जी, आपका मूवमेंट काफी इजीली होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा जी, उसका मूवमेंट अच्छे से हो पाएगा, मींस कंडक्टिविटी अचानक से इनहैंस करेगा। क्लियर, एकदम 100% क्लियर है। तो यही आपका क्या था, आर्हेनियस का पोस्टुलेट था। अब इससे क्या कुछ लिमिटेशंस निकल करके आता है, इन सब बातों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट आपका बचा रह गया आपका कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हम लोग आ गए हैं लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी पे, ठीक है ना। आर्हेनियस थ्योरी का क्या क्या लिमिटेशंस था उन पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ विच इज बेस्ड ऑन आर्हेनियस थ्योरी। देखिए ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है ना आपका, वो आर्हेनियस थ्योरी पे बेस्ड होता है, ठीक है। और आर्हेनियस थ्योरी यहाँ पे दोनों तरीके के बात बताए हैं, ठीक है, दोनों तरीके का बात बताए हैं। कहने का सेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों तरीके का यहाँ पे चर्चा की है, ठीक है ना। बट क्या है ना कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है आपका जी, वो आपका क्या एप्लीकेबल होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ऐसे अगर देखेंगे तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ तो आरएनएस थ्योरी पे तो बेस्ड था, बट आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं होगा। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे लिमिटेशंस हो गया, क्योंकि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है ना आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बेस्ड होता है पूरी तरह। बट आरएनएस थ्योरी तो दोनों तरीके का बात बताया है, मींस इसके अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों तरीके की बात आती है। तो यही आपका क्या हुआ, यहाँ पे फेल्युरिटी हो गया, मतलब फेल्योर कर गया, फेल कर गया, कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होगा आपका बेस जो था वो यहाँ पे इसका लिमिटेशंस हो गया। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो इन फ्यूज्ड स्टेट। कहने का सेंस है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ना आपका, वो फ्यूज्ड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। वो इसलिए कर सकता है क्योंकि फ्यूज्ड स्टेट में भी इसके पास आयंस होगा। बट आर्हेनियस ऐसा कोई जिक्र नहीं किए थे, उनका यही सिर्फ मानना था कि आयंस के रूप में कोई इलेक्ट्रोलाइट तभी टूट सकता है जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तभी आपका क्या हो सकता है, या फिर एक्वस मीडियम में तभी वो टूट सकता है, अदरवाइज नहीं टूट सकता है। तो वहां पे आपका क्या होगा, बिना वाटर में डिसॉल्व किए हुए, बिना वाटर में डिसॉल्व किया हुआ आयंस का एग्जिस्टेंस आपका इलेक्ट्रोलाइट में हो ही नहीं सकता है। और जब आयंस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे हो जाएगा। लेकिन आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का तो कंडक्शन करता है फ्यूज स्टेट में, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो ये भी आपका क्या हुआ, इसका लिमिटेशंस हो गया, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात आप देख लीजिए, आर्हेनियस थ्योरी एज्यूम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ आयंस। इनके अकॉर्डिंग क्या था ना कि आयंस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, मींस आयंस पे किसी का भी कोई फोर्स सोर्स, कोई भी प्रेशर नहीं होगा किसी भी तरीके का। बट क्या हुआ कि एक मैंने जिक्र किया था मोबिलिटी पे, ठीक है ना, मूवमेंट पे जिक्र किया था। तो मूवमेंट क्या होता है ना, सराउंडिंग्स के कारण में सबका सॉल्वेंट का जो मीडियम है ना उस पर डिपेंड करता है। इस बात को एक्सप्लेन वहां पे नहीं किए थे, यहाँ पे लिखिए आपका बट फेल्स टू एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मोबिलिटी ऑफ आयंस। मींस आपका मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ आयंस कौन कौन से फैक्टर के कारण इन्फ्लुएंस होता है, इस चीज का यहाँ पे जिक्र नहीं किए थे, ठीक है। तो यही आपका क्या हुआ, 3 लिमिटेशंस हुआ। अब हम लोग चलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, कि मतलब कौन कौन सा ऐसा कारण है, रीजन है जिसके कारण आपका डिसोसिएट इजीली हो सकता है या फिर इजीली नहीं होगा, मतलब किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। क्लियर है, इसको जल्दी से नोट करिए। टॉपिक है, देख लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 4 मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड आपका होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड आपका होगा डाइल्यूशन, और फोर्थ आपका होगा टेम्परेचर। इन 4 फैक्टर पे क्या होता है ना आपका, डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहां पे देखना हम लोग को कि ये 4 फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, ठीक है। फर्स्ट आपका देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट जो आपका होगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 पार्ट होगा, एक आपका होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्यूट समझ में आ रहा है ना, कि जो डिसोसिएशन होता है, जिसका डिसोसिएशन होता है, जिसका डिकम्पोजिशन होता है, जो आयंस में कन्वर्ट होता है। तो यहां पे देखिए अगर क्या होगा ना आपका, अगर मान लीजिए कोवैलेंट, ठीक है ना, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होता है सॉल्यूट के रूप में, ठीक है ना, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होता है। एग्जांपल में समझिए, जैसे आपका H2S हो गया, ठीक है ना, फिर आपका HCN हो गया, इन सब तरह की बात करते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, मतलब CH3COOH हो गया। तो इन सब तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये आयंस के रूप में डिसोसिएट होता है तो किस किस रूप में जी, आपका H+ में
और SH माइनस में, ठीक है ना। फिर आपका ये भी क्या आपका होगा H प्लस में, और फिर आपका क्या होगा Cn माइनस में, और ये भी आपका क्या होगा जी CH3COO माइनस, और आपका क्या होगा H प्लस में। तो इस तरह से आपका क्या होता है, आयंस के रूप में डिसोसिएट होगा। बट ये डिसोसिएशन काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है मींस H प्लस और SH माइनस के बीच जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो आपका क्या है, डोमिनेटिंग कोवेलेंट है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड डोमिनेट कर रहा है, आयनिक बॉन्ड डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड डिसोसिएट होकर के आयंस का फॉर्मेशन काफी टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम H प्लस टू SH ये डिफिकल्ट होगा, है ना। H से Cn में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डिफिकल्ट होगा, H प्लस से इसमें डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इस कारण से जल्दी टूटना नहीं चाहेगा, और जल्दी टूटना नहीं चाहेगा, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा जी, इस कंडीशन में अल्फा का वैल्यू काफी कम होगा, है ना। अल्फा का वैल्यू आपका क्या होगा, काफी कम होगा। अल्फा है क्या जी, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आप 100 मॉलिक्यूल इसका लेते हैं तो हो सकता है 1 या फिर 2 मॉलिक्यूल जाकर के टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने से, या आपका क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पास नहीं भी कराएंगे, मतलब कहने का सेंस अगर वाटर में डिसॉल्व कराएं तो टूटने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं HCN की बात करूं तो HCN की बात करने पे भी आपका कुछ ऐसा ही बात आपका होगा कि यहाँ पे डिसोसिएशन काफी कम होगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम बात, तो कहने का सेंस है कोवेलेंट मॉलिक्यूल रहेगा, तो इस कंडीशन में अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा आपका, काफी ज्यादा कम मिलेगा, है ना, 1 से काफी ज्यादा छोटा मिलेगा। दूसरी मैं बात कर लूं आयनिक, ठीक है, आयनिक मॉलिक्यूल की मैं बात कर लूं तो आयनिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है ना आपका, कि इस केस में यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो आपका क्या होगा, अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1, है ना। अल्फा इस कंडीशन में आपका क्या होगा, वेरी क्लोज होगा। और एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे आपका NaCl होगा, इजीली ट्रांसफर हो सकता है Na से आपका Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और इससे Na प्लस और Cl माइनस में टूट सकता है। KCl हो गया, यहाँ भी पोटेशियम से क्लोरीन की तरफ इजीली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इस कंडीशन में टूट सकता है आसानी से। तो इस कंडीशन में देख लीजिए अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1, ठीक है ना, मतलब अल्फा का वैल्यू आपका क्या होगा, 1 के काफी ज्यादा क्लोज होगा। तो इस कंडीशन में इजीली डिसोसिएशन होगा, और इस कंडीशन में इजीली डिसोसिएशन नहीं होगा। तो आप समझ गए कि इस केस में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हायर होगा, और इस केस में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लोअर हो गया। एकदम क्लियर हो गया। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट का बात खत्म। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट का नेचर किस तरह से है, डिसोसिएशन, ठीक है ना। अगर सॉल्वेंट का नेचर, देखिए सॉल्वेंट का नेचर फिर से मैं 2 बात ले लेता हूं, एक ले लेता हूं पोलर और दूसरा ले लेता हूं मैं आपका नॉन पोलर। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंट, इसमें इसको मैं जरा सा इरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत है स्पेस की, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, समझिए इस चीज को, मीडियम का या फिर बोल सकते हैं सॉल्वेंट का। देखिए मैं एक सॉल्वेंट लिया हूं पोलर, ठीक है ना, पोलर सॉल्वेंट लिया हूं, और एक मैं ले लिया हूं आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब समझना है यहाँ पे कि अगर मैं मान लूं कि कोई आपका पार्टिकुलर कंपाउंड है AB, इलेक्ट्रोलाइट AB है, वो आपका क्या है A प्लस और B माइनस आयन को फर्निश करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका क्या हुआ, A प्लस आयंस यहाँ पे आ गया, B माइनस आयंस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में फिर यहाँ पे मैं देख लूँ, यहाँ पे आपका क्या A प्लस और B माइनस आयन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर ये मीडियम पोलर है, अगर ये मीडियम पोलर है तो ये जो टूट करके जो आयंस में कन्वर्ट हुआ है, तो ये जो आयंस बना है आपका, ये जो आयंस बना है A प्लस, इसके चारों तरफ से निगेटिव चार्ज इसको घेरेगा, है ना। निगेटिव चार्ज आपका क्या होगा, चारों तरफ से इसको घेरेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के मैं बता देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग पोलर मीडियम के रूप में H2O लेते हैं, तो H2O जो होता है आपका डाइपोलर होता है। डाइपोलर में 2 तरीके के पोल प्रेजेंटेज होते हैं, इसमें आपका प्लस और माइनस, ठीक है। तो ऑक्सीजन की तरफ जो निगेटिव चार्ज है, वो ऑक्सीजन की तरफ निगेटिव चार्ज से इसको चारों तरफ घेरेगा, मतलब बिल्कुल इस तरह से आपका क्या होगा, इसको सॉल्वेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा ना, तो ये क्या होगा, इसको इस तरफ से सॉल्वेट करेगा, मतलब हर तरफ से, इधर से भी आपका क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है, बस आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को, ठीक है। ये इस तरह से क्या होगा आपका जी, ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज है वो उसको सॉल्वेट करेगा, है ना, हर तरफ से क्या करेगा आपका जी, सॉल्वेट करेगा इस तरह से, ठीक है। और इससे क्या आपका होगा कि ये जो A प्लस के पास जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था उसको मिनिमाइज करेगा चारों तरफ से घेर करके, 3D, है ना, 3D समझ लीजिए आपका क्या होगा, मतलब इधर इधर आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर हर तरफ से क्या होगा, इसको घेरेगा और घेर करके इसके चार्ज को डिक्रीज कराएगा, ठीक है। और सिमिलरली मैं बात कर लूँ, अगर B माइनस होगा तो इसको चारों तरफ से क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन के पास जो आपका पार्शियल पॉजिटिव है उस तरफ से क्या करेगा जी, आपका ये बिल्कुल इसको घेर करके और
ये मिनिमाइज करेगा, ठीक है, इसके चार्ज को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा हर तरफ से, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ से आपका क्या होगा, हर तरफ से क्या करेगा, ये मिनिमाइज करेगा। तो यहाँ से ये आपका इजिली सॉल्वेट कर दिया, इजिली सॉल्वेट कर दिया। बट इस मीडियम में तो कोई ऐसा है ही नहीं, नॉन पोलर मीडियम है ना, तो कोई अलग थलग चार्ज ही नहीं, मतलब कहने का सेंस कोई भी इन दोनों चार्ज के अलावा अदर कोई चार्ज है ही नहीं। तो अदर कोई चार्ज है तो ये A+ और B- के रूप में तो टूटा। अब ये देखा कि भाई इसको कोई सॉल्वेट करना था नहीं, इसको कोई सॉल्वेट करना था नहीं, तो फिर से ये तुरंत आपका रिकम्बाइन हो जाएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। और यहाँ इस केस में इसमें और इसमें रिकम्बाइन का टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका और इसका चार्ज डिक्रीज हो चुका है। किस कारण से, तो इस मीडियम के कारण से, है ना, इस मीडियम के कारण से इसका और इसका चार्ज का अमाउंट पहले से डिक्रीज हो चुका है, ठीक है ना। बट यहाँ पे इसको डिक्रीज करने के लिए कोई भी अदर चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इस कारण से नॉन पोलर मीडियम में आपका क्या होगा जी, डिसोसिएशन मींस अल्फा का वैल्यू काफी ज्यादा कम मिलेगा। और आपका क्या होगा, पोलर मीडियम में क्या होगा, अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1। क्लियर है, 100% क्लियर है। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं यहाँ पे, ये बात तो एकदम 100% समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। चलिए एक और मैं बात रिलेट कर देता हूं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात, ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो पोलर मीडियम जो होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हाइयर होता है। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप बहुत जगह पढ़ चुके होंगे, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, और आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो जिस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है तो उस मीडियम में आपका दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। तो अगर ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाइयर होगा तो ऐसे कंडीशन में अल्फा का वैल्यू भी हाइयर होगा, ठीक है। और अगर आपका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लोअर होगा तो अल्फा का वैल्यू भी लोअर होगा, ठीक है, एकदम 100% क्लियर है। और क्यों आपका होगा हाइयर, क्यों लोअर होगा, आपको 100% समझ में आ रहा है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है पता है ना आपका, अरे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका जी वो फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। अब K का वैल्यू हाइयर कब हो सकता है, जब मीडियम में आपका क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल कम है ना। तो ये इस चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मीडियम में, पोलर मीडियम में कम होगा। तो फोर्स कम हुआ तो K का वैल्यू हाइयर हुआ, और K का वैल्यू हाई हुआ तो अल्फा का वैल्यू भी आपका क्या हुआ, अरे फोर्स कम, कहने का सेंस रिकम्बाइन करने का टेंडेंसी कम खत्म हो गया ना। और इस कंडीशन में क्या होता है आपका जी, कि इस कंडीशन में K का वैल्यू लोअर, कहने का सेंस क्या आपका, K इक्वल टू क्या होता है, K इक्वल टू होता है आपका जी वो F वैक्यूम और बाई F मीडियम। अब बताइए K का वैल्यू लोअर कब हो सकता है, जब ये मीडियम में फोर्स का वैल्यू हाइयर होगा। और मीडियम फोर्स का वैल्यू हाइयर मींस क्या आपका, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइयर होगा। तो हाइयर होगा तो इस केस में आपका क्या होगा, ऐसे कंडीशन में K का वैल्यू क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। K का वैल्यू डिक्रीज किया तो ये हाइयर हुआ फोर्स मींस ये रिकम्बाइन किया था, रिकम्बाइन किया मींस डिसोसिएट होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है ना, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे टूटा फिर से जुट गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन काफी कम होगा और यहाँ पे डिसोसिएशन काफी ज्यादा होगा, एकदम 100% क्लियर है। आगे प्रोसीड करते हैं। डाइल्यूशन था तो डाइल्यूशन आपका क्या होगा, अगर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट मोर डाइल्यूटेड रहेगा, ज्यादा डाइल्यूटेड रहेगा तो ऐसे कंडीशन में डिसोसिएशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं डाइल्यूशन समझते हैं ना जी, अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, सॉल्यूट का अमाउंट कम रहेगा तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादा टूटेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो अगर डाइल्यूशन ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में अल्फा का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। क्लियर है, 100% क्लियर है, क्योंकि जो भी आयंस टूटता है ना तो वो ज़्यादा डिस्टेंस पे सेपरेटेड होगा तो उसको रिकम्बाइन करने का टेंडेंसी क्या होगा, कम हो जाएगा। चौथी बात देखते हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में, है ना। अगर मान लीजिए आपका क्या होगा, ये AB के रूप में कोई भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो बॉन्ड है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बॉन्ड टूटने में आपका क्या होगा, आसानी होगा, मतलब आसानी से टूट सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा जी, इजीली टूटेगा। और इजीली टूटेगा तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, अगर टेम्परेचर हाइयर तो अल्फा का वैल्यू हाइयर। 100% क्लियर है। तो यही आपका क्या है, अल्फा किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो 4 फैक्टर बता दिए। फर्स्ट आपका फैक्टर कौन सा था आपका जी, नेचर ऑफ सॉल्यूट। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के केस में, कोवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका क्या होगा, अल्फा का वैल्यू काफी लोअर होगा। रीजन आपको पता है, क्योंकि वो डिकम्पोज इजीली नहीं हो सकता आयंस के रूप में, ठीक है। और आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जिसकी बात हम लोग करते हैं आयनिक कंपाउंड के रूप में, तो आयनिक कंपाउंड इजीली डिसोसिएट होगा तो उसका क्या होगा, अल्फा का वैल्यू हाइयर होगा, ठीक है। दूसरी बात हम लोग की नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट अगर आपका पोलर होगा तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, अल्फा का वैल्यू हाइयर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे इजीली सॉल्वेंट होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बनने के बाद। बट नॉन पोलर रहेगा तो वहां पे सॉल्वेंट होने की कोई चांसेस नहीं बनती है, तो ऐसे कंडीशन में अल्फा का वैल्यू लोअर होगा, ठीक है।
और अगर मैं बात करूं डायलूशन की, तो डायलूशन मोर डायलूशन रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा जी, वो उसको डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा आयंस अपोजिट आयंस को, तो ऐसे कंडीशन में इजीली डिसोसिएट होगा। और टेम्परेचर की बात कर ही लिए, ठीक है। इस तरह से ये आपका आरएनएस थ्योरी कंप्लीटली फिनिश हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक आपका रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन रहेगा, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, इन सब के बारे में, मतलब आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ किसी भी तरीके का सजेशन आपके दिमाग में चल रहा हो मेरे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से इसको इम्प्रूव कर सके और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट हो या फिर वीडियो लेक्चर हो, सब कुछ प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।